63 नॉट आउट फॉरएवर का सेंटेंस, माइकल क्लार्क का सेंटेंस हम जब भी सुनते हैं तो फिलिप ह्यूजेस की वो अनफॉर्चुनेट डेथ की हमें हमेशा याद आती है। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि फिलिप ह्यूजेस का करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ से लेके ऑस्ट्रेलियन टीम में पहुंचने तक का उनका सफर कैसा था, और उसके बाद जो उनकी डेथ हुई उस इंसिडेंट की भी आज की इस वीडियो में बात करें। 30 नवंबर 1988 को साउथ वेल्स के एक छोटे से शहर मैक्सवाइल में जब फिलिप ह्यूजेस पैदा हुए तो शुरू से ही उनके अर्ली करियर से, उनके अर्ली एज से ही उन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। और शौक होने के साथ साथ उनके क्रिकेट करियर में उनके इतने कम एज में जब उनका डिसिप्लिन उनके फादर ने देखा कि शौक होने के साथ साथ ये इतना ज़्यादा डिसिप्लिन है अपने करियर को लेके, अपने क्रिकेट को लेके, तो उनके फादर ने फादर होने के नाते उन्हें ये रिकमेंड किया कि मैक्सवाइल जैसे छोटे शहर में रह के शायद अगर से तुम प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हो तो इस छोटे से शहर में रह के शायद तुम प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बन सकते। तो एज अ फादर उन्होंने अपने बेटे को ये रिकमेंड किया कि तुम सिडनी में जाके अपने करियर को परस्यू करो, अपने क्रिकेट करियर को सिडनी में जाके परस्यू करो। जैसा कि इंडिया में अगर से कोई छोटे शहर से कोई बच्चा आता है तो उसका ये ख्वाब होता है, उसके आसपास जितने भी लोग होते उन्हें वो लोग उन्हें ये रिकमेंड करते थे कि इस छोटे शहर में रह के शायद तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, छोटे से गांव में रह के तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर से तुम्हें सही में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो तुम्हें मुंबई में जाके अपने करियर को परस्यू करना होगा। तो सेम ऑस्ट्रेलिया में अगर से कोई बच्चा चाहता है तो वो सिडनी को हमेशा वो लोग प्रेफर करते हैं, जो एक बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया का शहर भी है, जहाँ पे अगर से आप जाके अपने करियर को परस्यू करते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को जाके आप रिप्रेजेंट कर सकते। अब जब फिलिप ह्यूजेस मैक्सवाइल से निकल के ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहर सिडनी में जब वो शिफ्ट हुए तो उनके फादर ने क्रिकेट क्लब में उन्हें ज्वाइन करवाया, वहाँ पे उनका एडमिशन करवाया, जिसका नाम था वेस्टर्न सबर्ब्स डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट क्लब में। उनका जब उनके फादर ने उनका एडमिशन करवाया, जब उन्हें ज्वाइन करवाया तो लगभग वो 14-15 साल के थे। इस क्लब को ज्वाइन करते हुए, इस क्लब को रिप्रेजेंट करते हुए, इस क्लब के साथ क्रिकेट खेलते हुए, जिस स्कूल में वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, उसका नाम हॉम्बर्ज बॉयज हाई स्कूल। वो सिडनी के करीब एक जगह पे उनका स्कूल था जहाँ पे वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, और साथ ही साथ वेस्टर्न सबर्ब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट क्लब में वो अपनी क्रिकेट को परस्यू कर रहे हैं। 15-16 साल की उम्र में जब उनके फादर ने वहाँ पे उन्हें ज्वाइन करवाया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो अंडर 16 में, अंडर 15 में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। उसके बाद अंडर 17 में उनका सिलेक्शन हुआ। अंडर 17 में कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद अंडर 19 ऑस्ट्रेलियन टीम में सिलेक्शन हुआ फिलिप ह्यूजेस। डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद, ऑस्ट्रेलिया के जितने में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद, जब 2008 में अंडर 19 का मलेशिया में जो वर्ल्ड कप खेला जाना था उसमें भी फिलिप ह्यूजेस का नाम कंसिडर किया जा रहा था। उनके टैलेंट को देख के, उनका डिटर्मिनेशन को देख के जब उनका नाम सिलेक्शन में आ रहा था, कंसिडरेशन में उनका नाम रखा जा रहा था, तो एक परफॉर्मेंस उन्होंने ऐसी थी जिसके बाद अंडर 19 के जो ऑस्ट्रेलिया के सेलेक्टर्स थे वर्ल्ड कप के लिए, जो टीम जानी थी मलेशिया खेलने के लिए, जो टीम जानी थी अंडर 19 का वर्ल्ड कप जो खेला जाना था, उसमें उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी उससे पहले, वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से पहले उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी, वर्ल्ड कप से पहले अप्रैल 2007 में उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी, 5 इनिंग में उन्होंने, एक मैच में उन्होंने 101 रन किए थे, एक मैच पे, फिर दूसरे मैच में उन्होंने 101 रन किए थे, उसके बाद 48 नॉट आउट, उसके बाद 63 और उसके बाद 74। इस तरह की जो कंसिस्टेंटली वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भी फिलिप ह्यूजेस को सेलेक्ट किया, जो मलेशिया में वर्ल्ड कप खेला जाना था। उनके इस टैलेंट को देख के जब उन्हें वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट किया जाता है 2008 में, जो अंडर 19 में मलेशिया में जो वर्ल्ड कप खेला जाना था, उस वर्ल्ड कप में कंप्लीटली फेल रहते हैं फिलिप ह्यूजेस। बहुत ही बुरा उनका वर्ल्ड कप जाता है, और उस वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में अगेंस्ट पाकिस्तान, वर्ल्ड कप से पहले जब वो पाकिस्तान के खिलाफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे 2007 में, तो उसके बाद जब वो 2008 में क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है उसमें वो 0 रन पे आउट होते, 3 बॉल डक पे जब वो आउट होते, उसके बाद फिर जब वर्ल्ड कप एंड हो जाता है, पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल को जीत जाता है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है, तो फिलिप ह्यूजेस अगेन डोमेस्टिक में वापस आते हैं। डोमेस्टिक में वापस आने के बाद अगेन फिर वही वो सिलसिला स्टार्ट करते थे। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस को खत्म किया था डोमेस्टिक में, जब वो कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाने के बाद जब वो वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की तरफ ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जब वो सेलेक्ट हुए, और जब वर्ल्ड कप से अगेन वो डोमेस्टिक में आया तो फिर उन्होंने वही अच्छी परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी रखा। 559 रन उन्होंने स्कोर किए विद द एवरेज ऑफ 62, और यही परफॉर्मेंसेस को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाते हुए 60 की एवरेज से 60 प्लस की एवरेज से बैटिंग करते हुए देखे जब उन्हें देखा जाता है ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम में, जब उन्हें 2009 में सेलेक्ट किया जाता है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ मैथ्यू हेडन। अब क्योंकि मैथ्यू हेडन इतने बड़े परफॉर्मर थे, इतने बड़े ऑस्ट्रेलियन लेजेंड थे, तो उनकी जगह को, इतने छोटे से बच्चे को, इतनी छोटी सी हाइट वाले बच्चे को उनकी जगह पर सेलेक्ट करना उनके लिए, फिलिप ह्यूजेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जब उन्होंने डेब्यू किया तो उस टाइम पे आपको याद होगा 2009, 10, 11, 12, 13, 14 के टाइम पे जो साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम होती थी वो अनबीटेबल होती थी, वो इतनी ज़्यादा स्टैंडिंग टीम होती थी। उसके अगेंस्ट जब वो डेब्यू करते तो चैलेंज और ज़्यादा बढ़ जाता है उनके अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस देने का। और क्योंकि वो डेब्यू कर रहे थे, मैथ्यू हेडन को रिप्लेस कर रहे थे, तो डबल टिबल उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैथ्यू हेडन को आप रिप्लेस कर रहे हैं तो उनके शूज़ को भी आपको फिल करना है, और आपके अगेंस्ट डेल स्टेन है, मॉर्नी मॉर्कल है, साउथ अफ्रीका का इतना ब्रूटल और इतना डेंजरस आपके सामने
बॉलिंग अटैक है, तो उनके सामने परफॉर्मेंस करने का जो चैलेंज था वो फिलिप ह्यूजेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बॉलिंग अटैक इतना ज़्यादा डेंजरस था। तो उसके जो अपने डेब्यू करियर के अपने डेब्यू मैच के पहली इनिंग में फिलिप ह्यूजेस डक पे आउट हो गए, 0 पर आउट हो गए। सेकंड इनिंग में एक सेंसिबल कमबैक करते हुए, एक अच्छा कमबैक करते हुए उन्होंने 75 रन की इनिंग खेली। दूसरा टेस्ट स्टार्ट होता है तो वहां पे पता चलता है कि फिलिप ह्यूजेस को इतना जो ऑस्ट्रेलियन टैलेंट, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट कल्चर में, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट सर्किट में जब उन्हें इतना ज़्यादा उनके टैलेंट की बात हो रही थी, इतनी कम उम्र में 20-21 साल की उम्र में जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया, ऑस्ट्रेलिया की जो कैप उन्हें दी गई टेस्ट फॉर्मेट में, तो उन्होंने बताया कि क्यों उन्हें उतनी कम उम्र में टैलेंट, उनके टैलेंट को देखते हुए क्यों इतनी कम उम्र में उन्हें जब ऑस्ट्रेलिया की कैप मिली, उन्होंने प्रूफ किया सेकंड टेस्ट की पहली इनिंग में 100 किया और दूसरी इनिंग में उन्होंने अगेन 100 करते हुए 160 रन स्कोर किए और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट मैच में लगातार 2 कंसेक्यूटिव 100 करने वाले वो यंगेस्ट ऑस्ट्रेलियन बैटर बने। जैसा कि आपको पता होगा फिलिप ह्यूजेस की हाइट बहुत कम थी, तो बॉलर्स ने उनकी हाइट कम होने का फायदा उठाते हुए हमेशा उन्हें शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट करना स्टार्ट कर दिया, जो उनकी करियर में आगे बढ़ते हुए उनकी वीकनेस बन गई। हर बॉलर ने उनके ऊपर वो चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। जब भी फिलिप ह्यूजेस बैटिंग पे आते थे और बॉलर जब बॉलिंग करने आता था तो वो फिलिप ह्यूजेस को शॉर्ट बॉल करते हुए, क्योंकि उनकी हाइट कम थी, पुल खेलना, शॉर्ट बॉल खेलना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था बिकॉज ऑफ हिज हाइट। तो बॉलर्स ने उन्हें उनकी इस वीकनेस को एड्रेस किया और हमेशा उन्हें कंसिस्टेंटली उन्हें शॉर्ट बॉल करते हुए, शॉर्ट बॉल डालते हुए आउट करके उन्हें कंसिस्टेंटली बॉलर्स ने आउट करना स्टार्ट कर। इसके बाद जब वो सेम पैटर्न पर कंसिस्टेंटली आउट होते रहे तो ऑस्ट्रेलियन टीम से वो कई बार ड्रॉप भी हुए, कई बार उन्होंने कमबैक भी किया। और जब 4 साल के बाद जब उन्होंने 2009 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट का डेब्यू किया, उसके बाद 2013 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जब वनडे का डेब्यू किया, तो वनडे के डेब्यू में भी उन्होंने 100 किया। जब उन्होंने अपने वनडे डेब्यू में 100 किया तो उस टाइम पे वो 2013-14 के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम से बाहर थे और डेस्परेटली चाहते थे कि मैं ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में कमबैक करूं, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली शॉर्ट बॉल पे आउट होते हुए ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम से बाहर थे। और 2014 के लास्ट में दिसंबर महीने में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज खेली जानी थी, जिस टाइम पे माइकल क्लार्क इंजर्ड थे। और क्योंकि वो डोमेस्टिक में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, जिसके बारे में आगे मैं बात करूंगा, 2013-14 के टाइम पे वो डोमेस्टिक में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, शेफील्ड शील्ड में वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे कि उनका 2014 में अगेंस्ट इंडिया जो सीरीज खेली जानी थी, उनका जो कमबैक था वो लगभग कंफर्म था। 2014 के नवंबर महीने में शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी खेली जाती है, जिसमें फिलिप ह्यूजेस साउथ ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते, साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से खेल रहे थे। फिलिप ह्यूजेस 2014 की जो शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी थी उसमें साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहे थे फिलिप ह्यूजेस। फिर वो दिन आता है जिस दिन फिलिप ह्यूजेस ने अपनी जान गंवाई। क्रिकेट हिस्ट्री का वन ऑफ द डार्केस्ट डे अगर से कहे तो शायद गलत नहीं होगा। साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच में, दोनों टीम्स के बीच में शेफील्ड शील्ड का एक मैच खेला जाता है। साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एज यूजुअल फिलिप ह्यूजेस ओपनिंग करने के लिए आते हैं और इनिंग का जब 48वां ओवर आता है तो बॉलिंग करने आते हैं शॉन एबट जब उस ओवर में शॉर्ट बॉल करते हैं तो फिलिप ह्यूजेस, क्योंकि हाइट कम थी, अगेन वही मसला उनका, शॉर्ट बॉल को खेलते हुए, जब वो शॉर्ट बॉल खेलते हुए, पुल खेलते हुए जब वो फेल हो जाते हैं तो बॉल उनके नेक और हेड के बीच में जाके इस हिस्से में लगती है, जिसके बाद फिलिप ह्यूजेस ग्राउंड में गिर जाते हैं। और जैसे ही वो ग्राउंड में गिरते हैं उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाते, बेहोश हो जाते, वो अपना होश खो बैठते हैं। और जैसे ही, क्योंकि बॉल इतनी ज़्यादा तेज़ से आके, इतनी पेस से जब आके उनके इस हड्डी पे लगती है, इस हिस्से में लगती है, उसके बाद उनके दिमाग में खून जमना स्टार्ट हो जाता है। और आपको याद होगा 2014-12 के टाइम में जिस तरह के हेलमेट होते थे वो उतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं हुआ करते थे। अब क्योंकि जब फिलिप ह्यूजेस की डेथ हुई, इतना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हेलमेट बनाने वाली जितनी भी कंपनीज है उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हेलमेट बनाने स्टार्ट कर दिए। हेलमेट के पीछे के हिस्से में आपकी जो नेक और ईयर के बीच में जो ये हिस्सा खाली रहता था, पुराने हेलमेट्स के अकॉर्डिंग, पुराने हेलमेट जो होते थे इसके ये जो हिस्सा होता था वो खाली होता था, क्योंकि अब वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसके बाद से हेलमेट बनाने वाली कंपनीज ने पीछे के हिस्से में जो पहले के हेलमेट में नहीं होता था, अब ये नए हेलमेट में इस तरह की जाली आप देखने को मिलती है आपको नए हेलमेट्स में। अपने टाइम में हेलमेट्स उतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से फिलिप ह्यूजेस का ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमें देखने को मिला।